अकेलापन काटने को दौड़ता है। घड़ी की सुइयां ठहरी हुई सी प्रतीत होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बातें ऐसी होती हैं, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन साथी के साथ ही बांटा जा सकता है। उनके नाम की पुकार लगते ही वे संकुचाते हुए स्टेज पर आए। पहले भी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेने वे स्टेज पर गए थे। उस समय की रोमांच की बात कुछ अलग थी, लेकिन आज पैरों में कंपन था। चेहरे पर हल्की पसीने की बूंदें झलक आई थी। घबराहट के कारण सीना धड़कने के समान चल रहा था। माइक के पास आकर वे ठिठक गए। सामने की पंक्ति में बैठी अपनी बहन विमला की ओर देखा। उसने सिर हिलाकर उन्हें बोलने का इशारा किया, पर आवाज हलक से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। वे बहुत असहाय महसूस कर रहे थे। अपने आप को बैंक में उच्च अधिकारी के पद पर थे। वे उनकी रौबदा आवाज से सभी मातहत डरते थे, पर आज उनकी दुख की आवाज घुटी जा रही थी। आखिरकार हकलाते हुए बोलने लगे, मैं अशोक गुबरैले निवासी ग्वालियर, आयु 55 वर्ष, बैंक से वॉलेटरी रिटायरमेंट पेंशन 20,000, एक बेटा और एक बेटी, दोनों विवाहित हैं। बेटा विदेश में और बेटी ललितपुर में। स्वयं का फ्लैट ग्वालियर में। मैं डायबिटिक हूँ। अपने बारे में बताकर गुबरेले जी स्टेज से उतरकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। उन्हें लग रहा था कि जिंदगी की रील रिजर्व हो गई है। विवाह के लिए स्वयं का परिचय देना, वो भी सबके सामने, कितना मुश्किल होता है। पुरुषों का परिचय समाप्त हो गया था, अब महिलाओं का परिचय शुरू हो गया। एक एक करके महिलाएं आ रही थी और अपना परिचय देकर जा रही थी। एक नाम अनाउंस हुआ, वंदना रावत। एक महिला अपने स्थान से उठी, लेकिन कुर्सी पकड़कर वहीं खड़ी हो गई। स्टेज तक जाने का उसमें साहस नहीं आ रहा था। वह फिर से बैठ गई। उसके साथ आई युवती ने उसे सहारा दिया और उसे स्टेज तक लेकर आई। युवती माइक के पास आई और बोली, ये मेरी मौसी है, वंदना रावत। उम्र 50 वर्ष, बरेली में रहती थी। पति और 2 बेटे थे, जिनकी एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। तब व्यवस्थापक ने कहा, कुछ उन्हें भी कहने दो, कहाँ तक पढ़ी है आप? व्यवस्थापक ने पूछा। महिला ने हाल में नजर दौड़ाई। सब लोग उसे ही देख रहे थे। लाज की गठरी बनी वह कांपती आवाज में बोली, मैं ग्रेजुएट हूँ, संगीत। अब तक वह सामान्य हो चली थी। अपनी बात जारी रखते हुए बोली, दोस्त के रूप में हम सफर चाहिए, जो मेरे दुख को समझ सके, मेरा साथ दे सके। ब्लड प्रेशर हाई रहता है, सर्दी में सांस उखड़ती है। वृद्ध महिला। पुरुष परिचय सम्मेलन समाप्त हो गया। गुबरेले जी और उनकी बहन स्टेज पर आने वाली हर महिला को ध्यान से देख रहे थे। अभी तक ज्यादातर महिलाएं सर्विस वाली ही आई थी। हर महिला के जाते ही विमला आंखों से प्रश्न करती और हर बार गुबरेले जी सिर हिलाकर नकारात्मक उत्तर दे देते। गुबरेले जी की निगाहें किसी जरूरतमंद को ढूंढ रही थी, जिसका जीवन वे संवार सके। वंदना के स्टेज पर आते ही वे उसका रूप देखकर ठगे से रह गए। श्वेत वर्ण, कपोलों पर कृत्रिम आभास, एक अनोखा तेज लिए हुए चेहरा, चौड़ा माथा, बड़ी बड़ी हिरडी जैसी आंखें, जिन्हें देखकर गुबरेले जी को अपनी दिवंगत पत्नी सुनीता की याद हो गई। अब वह बोल रही थी तो उसके शब्द कानों के रास्ते मन में जल तरंग सी ध्वनि पैदा कर रहे थे। उन्हें लगा कि वंदना ही उनके योग्य रहेगी। लौटते समय विमला ने पूछा, भैया आपको कौन अच्छी लगी? गुबरेले जी विमला के पति नवीन की ओर देखा, मुखातिब होकर बोले, तुम अपनी राय बताओ। नवीन बोले, भैया
मुझको तो नंबर 11 अच्छी लगी। क्या नाम था? हाँ, वंदना बिमला हंसते हुए बोली। रावत, हाँ भैया, मुझे भी वही पसंद है। गुबरेले जी का चेहरा शर्म से गुलाबी हो चला था। वे धीरे से बोले, ठीक है, जैसा बहुमत हो। पर जल्द ही बेटी अप्पू का ध्यान आते ही चेहरे पर परेशानी छा गई। सम्मेलन से मिली पत्रिका में वंदना का पता मिल गया। फोन पर मिलने का स्थान और समय तय किया गया। दोनों परिवारों के बीच बातें हुई। कुछ समय गुबरेले जी और वंदना ने साथ व्यतीत किया। एकांत पाते ही गुबरेले जी ने ध्यान से वंदना को देखा। वे निर्मेष ताकते रह गए। सलीके से उनके साड़ी बांध रखी है, उसका साइड फेस देखकर तो वे और भी चौंक गए। हूबहू सुनीता जैसा चेहरा, वैसी ही कांति, वैसे ही शांति लिए उन्होंने उसकी चुप्पी तोड़ने के लिए बात करना शुरू किया। वंदना ने एक एक शब्द गुबरेले जी के जेहन में उतरते जा रहे थे। विवाह के लिए रविवार का मुहूर्त निकला। बिमला ने अप्पू को फोन लगाया। हाल समाचार लेने के बाद बिमला ने अप्पू से कहा, मैं सोचती हूँ भैया विवाह कर ले तो अच्छा है। इस समय उन्हें एक हमसफर की सबसे अधिक जरूरत है। पापा की शादी की बात सुनकर अप्पू चौंक गई और बोली, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई? इतने साल गुजार दिए, अब कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जो इस उम्र में शादी करना चाहते हैं? अमिता को फिर से समझाते हुए बिमला बोली, भैया बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, कोई इनकी देखभाल करने वाला नहीं है। वैसे भी वह शुगर के मरीज हैं और इस बीमारी में जितनी देखभाल होनी चाहिए वह तो कोई अपना ही कर सकता है। ऐसे में तुम्हें या मुझे किसी को भी इतनी फुर्सत कहाँ है कि उनकी देखरेख कर सके। इसलिए मैंने बहाने से भैया को जयपुर बुलाया है। यहाँ वृद्ध महिला पुरुष का सम्मेलन था। हम लोगों के आग्रह करने पर भैया को एक महिला पसंद भी आई है। मुहूर्त के मुताबिक अगले रविवार को दोनों का गठजोड़ है। अमिता बौखलाकर बोली, बुआ जी आप क्या कह रही हैं? भला इस उम्र में भी कोई शादी करता है क्या? अब तो भगवान का भजन करने का समय है। क्या इस उम्र में भी उन्हें पत्नी की आवश्यकता है? देखो अप्पू, भैया बड़ी मुश्किल से माने हैं। तुम सहमत हो जाओगी तो भैया का एकाकी जीवन समाप्त हो जाएगा। मैं व तुम दोनों ही उनकी देखभाल नहीं कर पाते। ऐसे में उन्हें एक साथी की जरूरत है जो उनके अकेलेपन को भर सके। उधर से कोई आवाज नहीं आई। अब तक गुबरेले जी फोन के पास आ गए थे। बिमला ने रिसीवर लेकर अप्पू को समझाते हुए बोले, बेटी गुस्सा थूक दो, जल्दी से परिवार सहित यहाँ चली आओ। दूसरी ओर से आवाज आई, पापा मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, इस उम्र में शादी का शौक आया है। आपको कहकर अप्पू ने फोन रख दिया। गुबरेले जी पोसो पेश में पड़ गए। वह एक रिश्ता तोड़कर दूसरा जोड़ना नहीं चाहते थे। बच्चों की आखिरी थी तो उन्होंने अब तक अपने बारे में नहीं सोचा था। अप्पू को जब भी जरूरत पड़ी वह उसके हर फैसले में साथ खड़े थे। उसने अंतरजातीय विवाह किया, बावजूद उसके उन्होंने जाति बंधन की दीवारें खड़ी नहीं की। यह सही है कि एकाकीपन अब सहा नहीं जाता, अकेलापन काटने को दौड़ता है। घड़ी की सुइयां ठहरी हुई सी प्रतीत होती हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बातें ऐसी होती हैं, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन साथी के साथ ही बांटा जा सकता है। कुछ देर तक वे हताश होकर बैठे रहे। उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने दोस्त जीवन लाल को फोन लगाकर गठजोड़ की खबर सुनाई। दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा छा गया। गुबरेले जी सोच में पड़ रहे थे। जीवन लाल उन्हें बधाई देगा तो वे कहेंगे
अब तो भी जल्दी से खुशखबरी सुनाना। लेकिन उसने भी रिसीवर रख दिए। उन्हें एक बार फिर से लगने लगा कि वे गलत फैसला ले रहे हैं। सब लोग क्या सोचेंगे, मेरा मखौल उड़ाएंगे। रात भर उनके मन में द्वंद्व चलता रहा। सुबह जब वे घूमकर लौटे तो बिमला किसी से फोन पर बात कर रही थी। बिमला के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। गुबरेले जी के पूछने पर उसने बताया कि वंदना के घर से फोन था। वंदना के ससुराल वालों ने 2 साल से उनकी कोई खबर नहीं ली, पर अब जैसे ही उन्हें पता चला कि वंदना शादी कर रही है, उन लोगों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। वे लोग नहीं चाहते कि वंदना शादी करे। गुबरेले जी नहीं चाहते थे कि इतनी विसंगतियों में शादी हो। उन्हें लग रहा था कि अब शादी नहीं होगी। इस विचार के साथ ही उनके मन का द्वंद्व भी खत्म हो गया। शाम को वंदना संगीता के साथ उनके घर आई। वंदना के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कुछ देर वातावरण में खामोशी छाई रही। बात संगीता ने ही शुरू की। बिमला की ओर देखते हुए वह बोली, मौसी जी, आज सुबह से ही परेशान है। इनके ससुराल वालों को इनकी शादी के भनक लग गई। सुबह वहां से धमकी भरा फोन आया था। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोली, दरअसल इनके देवर इनसे शादी करना चाहते हैं। वे तलाकशुदा हैं। बिमला कुछ सोचते हुए बोली, यह तो और भी अच्छी बात है। ये उसी कुटुंब में अपने आप को जल्दी एडजस्ट कर लेगी। इस बार उत्तर वंदना ने दिया। बड़े ही संयत किंतु सहमे स्वर में उनके मुंह से निकले, वे मुझे नहीं, मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। सुबह तो उन्होंने यही कहा, जो कुछ तुम्हारे नाम है हमारे नाम कर दो, फिर चाहे ब्याह रचाओ या किसी के भी साथ मुंह काला करो। एक सन्नाटा सा छा गया वहां। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। चुप्पी फिर से वंदना ने तोड़ी। दीवर शराब पीती हैं और दूसरी महिलाओं से भी उनके नाजायज संबंध है, इसीलिए देवरानी ने तलाक ले लिया। 2 वर्षों से किसी ने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली। मैं कैसी हूँ? पति व बच्चों के अंतिम संस्कार में जो खर्चा हुआ था वह भी मुझसे ही लिया था। यदि मायके वालों ने साथ नहीं दिया होता तो मैं आज थोड़ा रुक रुक कर वह फिर बोली, वहां जाकर मेरा दुख और बढ़ जाएगा। और अगर शादी नहीं की होती तो मुझे और परेशानी करेंगे। हो सकता है मुझे मरवा दें, फिर शादी जायदाद उनको मिल ही जाएगी। गुबरेले जी को वंदना का बोलना अच्छा लग रहा था। अचानक वंदना ने गुबरेले जी की ओर देखा। उन्हें अपनी ओर ताकता हुआ पाकर वह सकुचा गई। वंदना की आंखें में उन्हें अपने प्रति आकर्षण की गहराई दिखाई दी। उन्हें भी उससे जुड़वा महसूस होने लगा। बातों से पता चला कि वंदना गुबरेले जी से शादी करना चाहती है, लेकिन चूंकि गुबरेले जी बच्चों के विरोध के कारण फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हो पाया। रात को खाना खाते समय गुबरेले जी ने विमला से कहा, मैं कल वापस जा रहा हूँ, अब क्या करना? यहाँ रुककर नवीन ने कहा, अभी आप क्या करेंगे वहाँ जाकर? तभी गुबरेले जी के मोबाइल पर रिंग बाजी। वे चौंक गए। बिमला उनके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए बोली, किसका फोन है? अरे, आज तो वरुण का फोन आया है। गुबरेले जी सहित सभी लोग आश्चर्य मिश्रित हर्षातिरेक में आ गए। गुबरेले जी ने स्पीकर ऑन कर दिया। कॉल रिसीव करके उत्साहित होते हुए कहा, बेटा कैसे हो? इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आया, बल्कि उनसे ही प्रश्न पूछा गया, पापा क्या आप शादी कर रहे हैं? वे अचकचा गए। क्या उत्तर दें? तुम्हें किसने बताया? 7 समंदर दूर मेरी बीमारी की खबर तो नहीं पहुंची, अलबत्ता शादी की खबर जरूर पहुंच गई।
अप्पू का फोन आया था। क्या कहा? अप्पू ने उधर से झल्लाया हुआ। वरुण बोला, पापा अगर आप शादी न करें इस उम्र में शोभा देगा क्या? देखिए हम लोगों को भी कोई इमेज का सवाल है। पश्चिमी सभ्यता में रचा बसा उनका बेटा आज अच्छे बुरे की वकालत कर रहा है। फिर आप समझते क्यों नहीं? प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्या इस वाक्य ने इनको पैरों तले जमीन खिसका दी? अब इन्हें समझ आया कि वरुण क्यों जिद कर रहा था कि सब कुछ बेचकर उसके पास चले जाओ। गुबरेले जी बेटे के मुंह में सब कुछ बेचकर जाने को तैयार भी हो गए थे। अखबार में विज्ञापन भी दे दिया था। उन्होंने खुशी खुशी फोन करके बेटे को इसकी सूचना भी देनी चाहिए, पर बातों बातों में पता लग गया कि वह उन्हें अपने साथ नहीं वरन सीनियर सिटीजन हाउस में रखना चाहता है।